इस वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं और इलेक्ट्रोड प्रक्रम यानी इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभवों का उपयोग करते हुए अनुमान लगाइए कि नीचे दी गई अभिक्रिया संभव है या नहीं। इस प्रश्न को हल करने का पहला चरण यह है कि हम उस प्रजाति की पहचान करें जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है और फिर उसकी अर्ध अभिक्रियाएं लिखें। ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अभिक्रिया में फेरिक धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से घटकर +2 हो जाती है। इसका मतलब है कि इस आयन का अपचयन हो रहा है, जबकि कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर +2 हो जाती है। यानी यहाँ कॉपर एक ऐसी प्रजाति है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यदि हम इन दोनों की अर्ध अभिक्रियाओं को लिखें तो ये अर्ध अभिक्रियाएँ कुछ इस प्रकार होंगी। यहाँ अपचयन अर्ध अभिक्रिया में Fe3+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ आयन में बदल जाता है और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीकृत हो जाता है, जहां यह 2 इलेक्ट्रॉन खोकर Cu2+ आयन में बदल जाता है। अब सही और पूरी अभिक्रिया लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करना होगा। इसका मतलब है कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया में प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हमें पहली अभिक्रिया को 2 से गुणा करना होगा ताकि यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलें जो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉनों को संतुलित कर देंगे, और इसके साथ ही हमें यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करके हम संपूर्ण अभिक्रिया लिख सकते हैं। यह अभिक्रिया इस प्रकार होगी। यहाँ Cu और 2Fe3+ अभिक्रिया करते हैं, जिससे हमें 2Fe2+ और Cu2+ मिलते हैं। यह संतुलित और पूरी अभिक्रिया है। अब यह पता लगाने के लिए कि यह अभिक्रिया वास्तव में संभव है या नहीं, हम इन अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता लेंगे। तो पहली अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव 0.77 वोल्ट है और दूसरी अर्ध अभिक्रिया यानी Cu2+ से Cu के लिए मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देख रहे हैं, जबकि 0.34 वोल्ट अपचयन विभव को दर्शाता है। इसका मतलब यह मान अपचयन अभिक्रिया से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाता है। यह एक अपचयन अभिक्रिया है और 0.34 वोल्ट इसी अभिक्रिया से संबंधित है। लेकिन यहाँ हमारी अर्ध अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और यहाँ जो हो रहा है उसके ठीक विपरीत है। इसलिए हमें इस मान का चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव का मान अपचयन विभव का ठीक विपरीत होता है। इसका मतलब है यह मान -0.3 वोल्ट होगा, जो कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के अनुरूप है। इस प्रकार अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव +0.77 वोल्ट है और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए यह -0.34 वोल्ट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भले ही हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए इस पहली अभिक्रिया यानी अपचयन अर्ध अभिक्रिया में 2 का गुणा किया है, लेकिन हम इलेक्ट्रोड विभव का ऐसी किसी भी संख्या से गुणा नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव आयनों के मोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ हमारे पास Fe3+ के चाहे 2 मोल हों या फिर 5 मोल हों, मानक अपचयन विभव का यह मान नहीं बदलेगा, यह हमेशा एक समान रहेगा। मूल रूप से यह मान यहाँ उपस्थित पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र रहता है। इसलिए जिस प्रकार हमने संपूर्ण अभिक्रिया को प्राप्त करने के लिए इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ा है, उसी प्रकार हम अभिक्रिया का संपूर्ण विभव ज्ञात करने के लिए यहाँ मानक अपचयन विभवों को जोड़ सकते हैं। यानी अभिक्रिया का संपूर्ण विभव होगा 0.77 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट यानी 0.43 वोल्ट। अभिक्रिया के संपूर्ण विभव का यह धनात्मक मान दर्शाता है कि अभिक्रिया अनुकूल और ऊष्मागतिक रूप से स्वतः प्रवर्तित होगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभवों का उपयोग करके अनुमान लगाइए कि जिंक धातु एल्यूमिनियम आयनों को उसके विलयन से अपचयित कर सकती है या नहीं। तो यदि हम एल्यूमिनियम आयनों को अपचयित करने के लिए जिंक धातु का उपयोग करते हैं, तब यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ जिंक धातु
Al3+ आयनों से अभिक्रिया करती है, जिससे हमें Zn2+ आयन और एल्यूमिनियम मिलते हैं। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर +2 हो जाती है, जबकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से घटकर 0 हो जाती है। इसका मतलब जिंक यहाँ ऑक्सीकृत हो रहा है और एल्यूमिनियम अपचयित हो रहा है। अब यदि हम इन धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखें तो एल्यूमिनियम के लिए इसका मान -1.66 वोल्ट है और जिंक के लिए इसका मान -0.76 वोल्ट है। ध्यान रखें कि ये मानक अपचयन विभव हैं, जिसका अर्थ है कि इन अपचयन विभवों के अनुरूप अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार होंगी। यहाँ एक अर्ध अभिक्रिया में एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे हमें एल्यूमिनियम धातु मिलती है, और दूसरी अर्ध अभिक्रिया में जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे हमें जिंक धातु मिलती है। ठीक है, तो ये इन अपचयन विभवों के संगत अपचयन अभिक्रियाएं हैं। लेकिन इस अभिक्रिया से हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम वास्तव में अपचयित हो रहा है, जिसका मतलब है इसके लिए हम इस मान यानी -1.66 वोल्ट का सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है। इसलिए यहाँ अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, जिसमें जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसका मतलब इस मान यानी -0.76 वोल्ट का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, यानी यह मान वास्तव में धनात्मक होगा। यह भी ध्यान रखें कि एक सही और पूरी अभिक्रिया लिखने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या संतुलित हो, और यहाँ यदि हम पहली अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दें और दूसरी अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा कर दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या संतुलित हो जाएगी, यानी 3Zn और 2Al3+ के अभिक्रिया करने पर हमें 3Zn2+ और 2Al मिलेंगे। इस प्रकार यह एक संतुलित और पूरी अभिक्रिया है। अब जिस प्रकार हमने अंतिम संपूर्ण अभिक्रिया को प्राप्त करने के लिए इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ा है, उसी प्रकार हम अभिक्रिया का संपूर्ण विभव ज्ञात करने के लिए मानक अपचयन विभवों को भी जोड़ सकते हैं, और जब हम इन मानों को जोड़ते हैं तो संपूर्ण अभिक्रिया के लिए विभव का मान हमें -0.9 वोल्ट मिलता है। यहाँ संपूर्ण अभिक्रिया के विभव का ऋणात्मक मान है, जो यह दर्शाता है कि यह अभिक्रिया मानक स्थितियों के अंतर्गत संभव नहीं है और ऊष्मागतिक रूप से स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। यही कारण है कि व्यवहार में जिंक धातु एल्यूमिनियम आयनों को उसके विलयन से अपचयित नहीं कर पाती है।